हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवराम अकेडमी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है सामान्य निवासी। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। साथ में मुझे आशा है कि यदि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, क्योंकि आपके लाइक देखकर मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे खुशी होती है आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को देखने के बाद आप इसे लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे करके जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सामान्य निवासी। सामान्य निवासी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये जरूर समझाना चाहूंगा कि इस सामान्य निवासी की अवधारणा को समझना आवश्यक क्यों है। दरअसल जब आप राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, जब उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जब राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे सामान्य निवासी का जिक्र होगा। और अगर आपको सामान्य निवासी की जानकारी नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको राष्ट्रीय आय का अर्थ सही से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को राष्ट्रीय आय या उससे संबंधित किसी भी समुच्चय को समझने से पहले आपको सामान्य निवासी के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। अब समझते हैं सामान्य निवासी के अर्थ को। एक व्यक्ति जो उस देश में निवास करता है जहां उसकी आर्थिक रुचि केंद्रित होती है, उस व्यक्ति को उस देश में निवास करते हुए 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक की अवधि हो गई हो तो वह व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। शायद ये बात अभी आपको सही से समझ में ना आई हो। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे ले लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं मैं कहां रहता हूं तो आप कहेंगे भारत में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे भारत में रहते हुए 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक की अवधि हो चुकी है तो आप कहेंगे हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी आर्थिक रुचि कहां केंद्रित है तो आप कहेंगे भारत में। जिन विद्यार्थियों को आर्थिक रुचि में कहीं समस्या हो रही है समझने में, तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे द्वारा किए जाने वाले आर्थिक सौदे हैं, जैसे उत्पादन कह लीजिए, उपभोग, निवेश, बचत, अगर ये आर्थिक सौदे अगर मैं भारत में करता हूं तो माना जाएगा कि मेरी आर्थिक रुचि भी भारत में केंद्रित है। और ऐसी स्थिति में मैं भारत का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भारत का नागरिक तो हूं ही, साथ में इन विशेषताओं के कारण मैं भारत का सामान्य निवासी भी कहलाऊंगा। मैं दोबारा दोहराता हूं, वह व्यक्ति जो साधारणतः उस देश में निवास करता है जहां उसकी आर्थिक रुचि केंद्रित होती है और उसे उस देश में निवास करते हुए 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक की अवधि हो गई हो। आइए, ये तो था सामान्य निवासी का अर्थ। अब सामान्य निवासी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, सामान्य निवासी एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक संस्था भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सामान्य निवासी की बात हो रही है तो सामान्य निवासी कोई व्यक्ति विशेष ही होगा, एक संस्था भी हो सकती है और एक व्यक्ति तो हो ही सकता है। नंबर 2, एक व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक है, जैसे कि मैं हूं, वह व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले अपने उदाहरण के द्वारा समझाया, मैं अपने देश का नागरिक भी हूं और अपने देश का सामान्य निवासी भी हूं। तीसरी बात, अगर कोई विदेशी मेरे देश में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निवास करता है या 1 वर्ष की अवधि के लिए निवास करता है और उस विदेशी नागरिक की जो आर्थिक रुचि है अगर वो भारत में केंद्रित है तो वह विदेशी नागरिक भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा, जबकि वो नागरिक अपने देश का है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। यहां पर फिर एक बात सामने आई कि सामान्य निवासी जरूरी नहीं नागरिक ही होते हो, सामान्य निवासी किसी दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
एक और बात, मान लीजिए मैं भारत का नागरिक हूं और मैं किसी विदेशी देश में 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए निवास करता हूं और मेरी जो आर्थिक रुचि है वो मेरे घरेलू देश में ही है, यानी कि भारत में ही है, तब भी मैं भारत का सामान्य निवासी ही कहलाऊंगा, क्योंकि मेरी विदेशी किसी देश में रहने की जो अवधि है वो 1 वर्ष से कम की थी और साथ में जो मेरी आर्थिक रुचि थी वो कहां केंद्रित है? भारत में केंद्रित है। आगे चलते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि विश्व बैंक, WHO, IMF। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम मैंने यहां लिख भी दिए हैं। WHO, विश्व बैंक, IMF, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनमें से कोई भी संगठन भारत में है और इन संगठनों में कोई भारतीय काम कर रहा है, तो उस भारतीय को भारत का क्या कहा जाएगा? सामान्य निवासी। लेकिन एक बात यहां बड़ी ध्यान रखने वाली है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनके मैंने भी नाम लिए, ये भारत में अगर हैं तो इनको भारत का सामान्य निवासी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में होते हुए भी भारत के सामान्य निवासी नहीं है, लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक इसमें काम करता है तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। ये तो हुई सामान्य निवासी के बारे में कुछ जानकारियां। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कौन सामान्य निवासी नहीं कहलाते। वे विदेशी लोग जो भारत में घूमने, सैर सपाटे के लिए, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, चिकित्सा के लिए, अध्ययन के लिए आते हैं, उन विदेशियों को, उन विदेशी लोगों को भारत का सामान्य निवासी नहीं कहा जाता। बिल्कुल साधारण सी बात है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में घूमने फिरने, क्रिकेट खेलने, सैर सपाटे के लिए, अध्ययन के लिए आया है, चिकित्सा के लिए आया है, तो उसका एक विशेष उद्देश्य है खेलना, कूदना, घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, अध्ययन करना, चिकित्सा करना और वापस अपने देश में चले जाना, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि भारत में नहीं, अपने ही देश में है। इसलिए ऐसे विदेशी लोग जो सैर सपाटे के लिए, मनोरंजन के लिए, अध्ययन के लिए, चिकित्सा के लिए भारत में आते हैं, वे लोग भारत के सामान्य निवासी नहीं होते। तो आप लोगों को सामान्य निवासी के बारे में क्या समझ में आया? मैं दोहरा देता हूं और एक बार दोहराने से पहले मैं सामान्य निवासी के लिए 2 महत्वपूर्ण बातों पर जोर देना चाहूंगा। एक बार जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। एक देश में 1 वर्ष की अवधि के लिए या उससे अधिक अवधि के लिए रहने वाला व्यक्ति या संस्था, और नंबर 2, और आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित हो। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं एक देश का सामान्य निवासी कहलाने के लिए। अगर इन दोनों बातों पर कोई खरा उतरता है, चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था हो, तो वह उस देश का जिसमें वो निवास कर रहा है सामान्य निवासी कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सामान्य निवासी की जानकारी सही से प्राप्त हो गई होगी और ये सामान्य निवासी की अवधारणा आपको सही से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथ में मुझे उम्मीद है और मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ, वे लोग जो आपको जानते हैं और दूसरे राज्यों में रहते हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही से समझ पाएं और अपने एग्जाम की तैयारियां कर सकें। धन्यवाद।